नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम वन लाइनर की ऐसी खबरें जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछी जाती है स्टेट पीसीएस और उसके लोअर पीसीएस के एग्जाम्स में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है 2025 का, ये पहला जिस तरह का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये 10 फरवरी 2025 को चली रही दुबई में, राइट। ये दुबई में शुरू हुआ है। इसकी थीम जो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये है भविष्य को आकार देने वाली सरकारें, राइट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, तो ये इसकी थीम है। देखिए थीम से कई बार सवाल पूछे गए। जो थीम होती है ना, मैंने देखा हुआ है कि रेलवे या बाकी जो लोअर पीसीएस आरओ या यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो लोअर पीसीएस के एग्जाम्स होती है, पुलिस भर्ती है, बाकी और अन्य भर्तियां, उनमें किसी किसी प्रोग्राम की वो थीम पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपने देखा होगा कि मैं कोई समिट या कोई भी प्रोग्राम ऐसे पढ़ाता हूँ तो उसकी थीम मैं जरूर लिख लेता हूँ अपने। तो यही रीजन है। तो ये थीम जो है पूछी गई जाती है। तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य को आकार देने वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है 2025, 10 फरवरी शुरू है ये ऑलरेडी। ये 14 फरवरी तक चलने वाला शिखर सम्मेलन है और ये इसका 12वां संस्करण है। ये 10 से 14 फरवरी तक दुबई में संपन्न हुआ और ये 12वां संस्करण है इसका। कौन सा? 12वां। शासन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते रुझानों, मतलब पूरे गवर्नमेंट और दुनिया भर में क्या चल रहा है उसको पता लगाने के लिए राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, सरकारी अधिकारी, वैश्विक संस्थानों के प्रमुख और जो विशेषज्ञ है उन सबको एक मंच पे लाने का काम करता है, राइट। इसके भारत की तरफ से भी मंत्री शामिल हुए थे और दुनिया भर से जो है लगभग 400 से अधिक मंत्री और 30 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है इस समिट में शामिल हुए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। किसी मंच पर 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, राइट, और 400 से अधिक, मतलब जो देश है अपने, उन देशों से मिलकर 400 से अधिक वहाँ के विशेषज्ञ लोग और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, मंत्री, ये सब आ जाए तो सोचो वो मंच, वो गवर्नमेंट, वो समिट कितनी इंपॉर्टेंट समिट है। अगर बात देखें विश्व सरकार शिखर या विश्व गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की अगर बात करें, सम्मेलन की बात करें, तो इसको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन नामक एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, उस एनजीओ के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, राइट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, राइट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका आयोजन जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, उसका एक एनजीओ इस नाम से, उस एनजीओ आयोजित करते हैं। अगर बात करेंगे अब देखो आ रही है आवाज, राइट। तो 2013 में इसकी स्थापना हुई, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS की, राइट। WGS की जो है इसकी स्थापना हुई 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तुम, इनके द्वारा इस WGS की स्थापना की गई। इसको सरकारी इनोवेशन, जो गवर्नमेंट इनोवेशन को देखकर और उसकी एक्सेलेंसी को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के लिए एक वैश्विक ज्ञान विनिमय मंच, राइट, ये नॉलेज देने का मंच है, नॉलेज, राइट, कि भाई दुनिया भर में क्या चल रहा है, गुड गवर्नेंस की कैसी अवधारणा है, गवर्नमेंट के लेवल पर किस तरह से इनोवेशन चल रहा है दुनिया भर में, उसको एक साथ लाया जाता है। अलग अलग प्रैक्टिसेस को चर्चा की जाती है कि भाई अमेरिका जो है ऐसी प्रैक्टिस करती है, या मान लीजिए भारत ऐसी प्रैक्टिस करता है, अरब अमीरात इस तरह से करता है, मिस्र इस तरह से करता है। तो पूरा के पूरे दुनिया भर से जो लोग आते हैं वो अपने अपने देशों की अच्छी प्रैक्टिसेस वहाँ बताते हैं, गवर्नमेंट्स के गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर सकते हैं उसको बताए। इसका मुख्य मार्गदर्शन और शैक्षिक पहल, इसके माध्यम से युवा अरब के लोग जो है उनको सशक्त बनाना है। मतलब ये जो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम है, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, इन्होंने अरब राष्ट्र के जो युवा है
उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, उनको नॉलेजेबल बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई है, राइट। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मुख्य विषय वस्तु क्या थी WGS की? इस आयोजन में कई मंच शामिल थे, जैसे फ्यूचर ऑफ वर्क फोरम एक हो गया, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज फोरम, गवर्नमेंट सर्विसेज फोरम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन फोरम, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी फोरम और जेंडर बैलेंस फोरम। ये इतने मंच जो है इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है ये सब शामिल थे। और प्रत्येक मंच का, प्रत्येक प्लेटफॉर्म का क्या उपलब्ध लक्ष्य था? जो इससे संबंधित यानी कि अपने से संबंधित जितने भी उभरते रुझान या जितने भी उभरती चीजें हैं, उन चुनौतियों का पता लगाना, उन चैलेंजेस को देखना कि किस तरह के चैलेंजेस, द मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली राइट नाउ, द इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंस्टेड ऑफ AI, देयर इज AI, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन सबको लेकर गवर्नमेंट में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, उन अपने अपने चीजों को वो उसको पता लगा रहे थे। हाई प्रोफाइल चर्चाएं हुई टेक्नोलॉजी पर, गवर्नेंस पर, सोशल इंपॉर्टेंस पर या नीड्स पर, सोशल और जो इंटरपर्सनल संबंध होते हैं केंद्रित पर, अंतर संबंध पर, इन सब चीज़ों का जो एक दूसरे से जुड़ा है उन पर केंद्रित सारी चर्चाएं हुई है। भारत के जो केंद्रीय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ शिरकत की थी। भारत की तरफ से ऑफिशियल यही गए थे और उन्होंने कहा भाई गतिशीलता के भविष्य पर उच्च स्तरीय सम्मेलन और XDG 2045, इसका जो मंत्री स्तरीय का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सत्रों में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने वहां पर भारत के बढ़ते हुए भारत विकास और भारत में जिस तरह से इंक्लूसिवनेस है, राइट, सोशल वेलफेयर स्टेट की जो हमारी अवधारणा है, इन सभी चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है। जो यंग लीडर के लिए भी एक बैठक हुई है, एक समिट, यहाँ पे एक मीटिंग हुई है युवा नेताओं के लिए। और ये जो शासन में, जो गवर्नेंस में, देखिए गवर्नेंस जो है अलग चीज होती है, राइट, वहाँ चुनकर जाने वाले लोग और हम सब लोग शामिल होते हैं। तो शासन में युवाओं की भागीदारी को लेकर और निर्णय निर्माताओं के साथ साझेदारी किस तरह से बढ़ेगी, इस पर केंद्रित एक अरब के जो यंग लीडर्स है या उन लीडर्स के लिए बैठक हुई। इन यंग लीडर्स को या इन युवाओं को भविष्य में नेतृत्व, क्योंकि कल के नेता तो यही बनेंगे, राइट, तो इनके जो भविष्य में नेतृत्व की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह के उनको कौशल हासिल करना चाहिए, उनके लिए एक पूरा का पूरा सत्र आयोजन किया गया था कि आपको किस तरह से पब्लिक लाइफ में जीवन, मतलब पब्लिक लाइफ कैसे बितानी है, सोशल वर्क कैसे करना है, समाज को अपनी पावर का सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों की भलाई के लिए किस तरह से उपयोग करना है। युवा नेताओं के बीच इसको काफी प्रोत्साहित किया गया। सरकार के सामने जितने भी महत्वपूर्ण चैलेंजेस आते हैं उनका समाधान करना, भविष्य में किस तरह से नीतियां बनाएगी, किस तरह से परंपराएं और प्रथाएं चलेगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेगी। क्योंकि देखिए चैलेंजेस आ ही रहे ना, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मॉरल की बात मोदी जी ने अभी कही थी फ्रांस की AI समिट में। उन सभी चीज़ों को, इस तरह के जो चैलेंजेस आएंगे भविष्य में, अब देखिए पानी की समस्या आने वाली है, भूखमरी की समस्या आने वाली है, टैरिफ वॉर छिड़ गया है, तो गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, इन सब चीज़ों की यह बात होगी। युवाओं को भविष्य के नेतृत्व भूमिकाओं के लिए कौशल के साथ सशक्त बनाना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। अरब राजकोषीय फोरम था, WGS 2025 का हिस्सा था। आर्थिक चुनौतियों की बात हो रही थी और अरब की जो राजकोषीय नीति है उनको फिजिकल डेफिसिट और जो रेवेन्यू की चीज़ें हैं उन नीति सुधारों पर भी केंद्रित रहा। सब्सिडी सुधार और प्रशासन जैसे विषय भी इसमें शामिल किए गए कि क्या होगा, सब्सिडी में कैसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो अफेक्ट होता है इन तरह से। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये बात हो रही है। और साथ ही साथ WGS 2025 में शासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बातचीत हुई और इसमें जो WGS है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करा जा सकता है। 200 से अधिक इंटरैक्टिव सत्र हुए और साथ ही साथ जो शिखर सम्मेलन था, सरकारों के सामने आने वाले जो महत्वपूर्ण मुद्दों है उसकी उन्होंने बातचीत करी। चर्चा का जो उद्देश्य तेजी से जटिल हुई थी दुनिया, मैंने बताया अभी भविष्य की नीतियां और प्रथाओं को आकार देना था। मैंने अभी बताया आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और अन्य AI
और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे की स्थिति काफ़ी अभी शंका की स्थिति में आ गई है। 8 फरवरी को भाजपा ने 48 सीटें जीती, राइट, दिल्ली में, और दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी करी है, 27 ईयर्स आफ्टर 27 ईयर्स, और लगातार चौथी बार सत्ता में जो आम आदमी पार्टी आने का सपना देख रही थी वो चकनाचूर हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अपनी जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है आम आदमी पार्टी को, उसको लेकर काफ़ी अनिश्चितता बढ़ गई है, और भारत के जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने चुनाव के बाद पार्टियों की जो राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति होती है उसकी समीक्षा वो हमेशा करता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बनाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो अभी वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रहे, इसकी समीक्षा की जाती है। 30 सितंबर 2023 को गुजरात विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छा चुनाव का में प्रदर्शन किया, उसके बाद उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को बनना है, नेशनल पार्टी जिसको हम कहते हैं, तो एक पार्टी को ये करना होगा, मतलब किसी भी एक पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो उसका क्या होता है कि लोकसभा, राइट, और राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% उनको प्राप्त करना होता है, और उसके साथ साथ कम से कम 4 लोकसभा सांसद भी उनके होने चाहिए। किसी भी जो 4 राज्य है, 4 राज्य लोकसभा या 4 विधानसभा राज्य जो राज्य है उनमें कम से कम वैध वोटों का 6% उनको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोकसभा सीटों में कम से कम 2% सीटें होनी चाहिए, और जिनमें सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हो, राइट। देखिए ये क्राइटेरिया है किसी भी नेशनल पार्टी बनने के लिए, ये चर्चा में है, इससे सवाल आने के चांसेस है। तो एक तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि आपको कम से कम लोकसभा या राज्य विधानसभा में 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट चाहिए, राइट, और 4 सांसद आपके होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है जो लोकसभा की सीटें केवल उनका 2% सीटें होनी चाहिए, और वो अलग अलग राज्यों से आनी चाहिए, किसी एक राज्य से नहीं, जैसे पंजाब से आए राज्यसभा, राइट, वैसे। और 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो उस चीज के ये 3 क्राइटेरिया इसका होता है, राइट। एरो इंडिया 2025 हम देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ है ये एरो इंडिया बेंगलुरु में, येलहंका वायुसेना स्टेशन पर ये शुरू हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो है, 2 सालों में एक बार, और विमान की जो विमानन होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, उसका प्रदर्शन यहाँ लगती है। ये 15वां संस्करण है, राइट, इस साल जो हो रहा है 15वां संस्करण हो रहा है, 10 से 14 फरवरी के मध्य चला, और 14वां जो संस्करण था वो 2023 में इसी स्थान पर हुआ था, येलहंका वायुसेना स्टेशन जो बेंगलुरु में है। और रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ये इसके प्लेयर्स है, ये पार्टिसिपेंट्स है। और थीम जो है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी इस साल की। आगे देखेंगे, इसमें वैश्विक भागीदारी था, जैसे वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा कंपनियां जो भी थी, डिफेंस की कंपनियां, उनकी भागीदारी भी देखी गई, और अत्यधिक टेक्नोलॉजी का वहाँ प्रदर्शन भी हुआ, बहुत बेहतरीन, राइट। वहाँ रूसी Su-57, अमेरिकी F-35 और ब्राजीलियाई KC-390 मिलीनियम, इन ऐसे जो एक एडवांस है, जो विमान है, एडवांस एयरक्राफ्ट्स है, उनका यहाँ पर प्रदर्शन लगाया गया, राइट। भारतीय भागीदारी, भारतीय विमान और हेलीकॉप्टर जैसे LCA, तेजस, HTT-40 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इनको भारत की तरफ से प्रदर्शित किया गया। 70 फाइटर जेट्स थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर विमानन, ये सब प्रदर्शित किया गया। 30 हेलीकॉप्टर जो विशेष एरियल मैन्यूवर्स होते हैं उनको भी लिया गया, राइट। आगे देखते हैं, स्वदेशी विकास पर फोकस किया गया। प्रदर्शनी कॉम्बैक्ट एयर टाइमिंग थी सिस्टम, वॉरियर MCM की पूर्ण आकार, और इस सब मॉडल्स को आज दिखाया गया। व्यवसाय और नेटवर्किंग की बात करें तो पहले दिन आगंतुकों के लिए थे, फिर उद्योग जगत के नेता हुए, सरकारी अधिकारी, और ये सभी लोग यहाँ पर एक ही मंच पर आए। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया, इसमें भारत के रक्षा मंत्री और आमंत्रित देशों के रक्षा मंत्री थे, और इस सम्मेलन का विषय था, जो रक्षा मंत्री, ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव, इस माध्यम से इसको लचीला बनाना था।
अगर बात करें आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, तो आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो एम्बेसडर चुने गए, जो राजदूत जिसे हम कहते हैं, उसमें शिखर धवन भारत की तरफ से चुने गए हैं। शिखर धवन के साथ पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के टीम साउदी को भी जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये चलेगा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप, और ये इसका 9वां संस्करण है। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ये संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में की गई थी विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में। फिर 2000 में जब इसका दूसरा संस्करण बना तो नॉकआउट ट्रॉफी इसका नाम कर दिया गया था, और 2002 में ही तीसरे संस्करण में अगर बात करें तो इसका नाम बदलकर चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया था 2002 से। फिर 2025 आ गया, तब तक अभी यही नाम है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत भारत ने की है और जगमोहन डालमिया जो थे हमारे, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। दुनिया भर के जो गैर टेस्ट खेलने वाले देशों में खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए, ये धन जुटाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2-2 बार चैंपियंस ट्रॉफी अब तक जीती हुई है, राइट। नासा के क्रू 10 मिशन में बदलाव किया गया है 12 फरवरी 2025 को। नासा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके लिए क्रू 10 मिशन की बदलाव में घोषणा की गई है। अब इस बदलाव में जो है स्टारलाइनर कैप्सूल है, इसमें जो 2 लोग फंसे हुए हैं, बुच विल्मोर और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, इनको जल्द पृथ्वी पर लाने की संभावना बढ़ गई है। सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर है, ये जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के माध्यम से वहां गए थे, और ये वही बहुत जल्दी वापस आने वाले थे, मगर हीलियम लीकेज के कारण वही फंस गए हैं, राइट। अब नासा ने घोषणा की है कि क्रू ट्रेन, जो ये सुनीता विलियम्स वगैरह गए थे, वो क्रू 9 मिशन था, राइट, क्रू 9। अब इसमें बदलाव किया गया था, और स्पेसएक्स जो डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में शामिल एलन मस्क है, जो ट्विटर जिसको हम स्पेसएक्स कहते हैं, अब वो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क, उनको शामिल किया गया है, और उसका जो ड्रैगन कैप्सूल है एंडुरेस, उस मिशन को शामिल किया गया है। उसी के माध्यम से ये लोग वापस आएंगे, राइट। और इस बदलाव के उद्देश्य से जो मिशन को तेज होगा, और मार्च के जैसे 12 मार्च 2025 को ये किया जाएगा। 25 मार्च को इसकी वापसी होनी थी, मगर अब स्पेसएक्स यानी एलन मस्क की एंट्री के बाद लग रहा है कि 25 मार्च के पहले से ही ये लोग धरती पर वापस आ जाएंगे। ड्रैगन कैप्सूल क्या है? स्पेसएक्स एक क्रू कैप्सूल है, ये 46 बार लॉन्च किया जा चुका है, 42 बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ये यात्रा कर चुका है, और 2 दर्जन से अधिक बार ये रीफ्लाइट भी हुआ है, और इसमें एक बार से 7 अंतरिक्ष यात्री इसमें बैठ सकते हैं। 7 अंतरिक्ष यात्री जो है इसमें बैठ सकते हैं। दुनिया का ये पहला निजी अंतरिक्ष यान है, ये प्राइवेट है, एक कंपनी का है, स्पेसएक्स, राइट, एलन मस्क। अंतरिक्ष स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो लेकर भी आता जाता रहता है। आमतौर पर इसमें 2 से 4 अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, मगर आपात स्थिति में कम से कम 7 यात्री, मैक्सिमम ये 7 यात्रियों को लेके जा सकता है। और क्रू 10 में कौन जा रहे हैं इन लोगों को लेने के लिए? एन मैकलेन, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री और कमांडर है। निकोले आयर्स, ये नासा के पायलट है, अंतरिक्ष यात्री भी है। टकुया ओनिशी है, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ये मिशन स्पेशलिस्ट है, अंतरिक्ष यात्री। और किरिल पेस्कोव, रॉसकॉस्मोस के ये जो मिशन होते हैं रॉसकॉस्मोस के, यानी कि रशिया के, ये स्पेशलिस्ट है, अंतरिक्ष यात्री भी है, राइट। तो ये सारी खबरें थी आपके लिए, वन लाइनर। तो चलिए, आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।